चलिए आज के हमारे सवालात डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो में यानी कि क्लास नंबर 18 में हमने लैंग्वेज स्किल से मुताल्लिक 35 सवालात हल किए थे। अब सवाल नंबर 36 में क्या कहा जा रहा है। सवाल यह है कि क्लासरूम में खामोश मुतालिया एक अच्छा तरीका है। क्लास में बच्चों से जब हम मौन पठन करवाते हैं, चुपचाप उनसे पढ़वाते हैं, तो ये किस लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। ऑप्शन है तलबा को दरसी किताब मिलजुल कर पढ़ाने के लायक बनाने के लिए, या तलबा को तेज़ रफ्तारी से पढ़ने के काबिल बनाने के लिए, या क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त अनुशासन बनाए रखने के लिए, या फिर तलबा को तफ़हीम पर तवज्जो मरकूज़ रखने के काबिल बनाने के लिए, यानी कि बच्चों को समझ पर ध्यान देने के योग्य बनाने के लिए। तो खामोश मुतालिया क्यों किया जाता है? खामोश मुतालिया में ज़्यादा पढ़ने, लुत्फ़ अंदोज़ होने और समझ को डेवलप करने के लिए खामोश मुतालिया किया जाता है। तो हम क्लासरूम में खामोश मुतालिया के ज़रिए तलबा को तफ़हीम पर तवज्जो मरकूज़ रखने के काबिल बना सकते हैं, यानी कि खामोश मुतालिया एक अच्छा तरीका है तलबा को तफ़हीम पर तवज्जो मरकूज़ रखने के काबिल बनाने के लिए। इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे कि उस्ताद को ये मालूम करने में मदद देने के लिए कि दर्जा 2 के तलबा किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। एक तरीका ये भी देखना है कि यानी कि टीचर ये चेक करना चाहता है कि बच्चे किस लेवल का जो रिटेन है, फॉर्म है, किस सतह की जो तहरीर है अपने तौर से पढ़ सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए इन चारों में से क्या एक चीज़ भी टीचर को देखनी पड़ेगी। पहला ऑप्शन है बाहमी रब्त कायम करने के लिए ज़मायर और हुरूफ़े अत्फ़ यानी कि जो प्रोनाउन हैं और जो कंजक्शन हैं उनका इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं कि नहीं। पैराग्राफों की तरतीब को बयान से मिलाकर देख रहे हैं कि नहीं। तीसरा है एक पैराग्राफ में खुलासा पेश कर रहे हैं कि नहीं, या फिर छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उंगली वहीं रख रहे हैं जहां दिक्कत पेश आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो टीचर को ये मालूम करने में मदद देने के लिए कि बच्चे दर्जा 2 के जो तलबा हैं किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं, तो एक तरीका ये है कि क्लास 2 के बच्चे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कुछ छपा हुआ है लफ्ज़ों को देखकर बच्चे पहचान पा रहे हैं कि नहीं, और उंगली वहीं रख रहे हैं कि नहीं जहाँ उनको दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। स्कैनिंग करते हुए तालिबे इल्म क्या कर रहा है। स्कैनिंग क्या होता है, स्कीमिंग, स्कैनिंग सभी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। स्कैनिंग क्या होता है, मालूमात को तरतीब देने की गरज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना, या फिर किसी तहरीर का बुनियादी मौजू, ख्यालात या खुलासा मालूम करने के लिए उस पर तेज़ी से निगाह डालना, यानी कि सेंट्रल आइडिया उसका पता लगाना, या फिर किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात जो नज़रअंदाज करते हुए उनमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदही कर उन पर गहरी निगाह डालना, या फिर ज़रूरी और मुनासिब मालूमात पढ़कर तहरीर में लाना। तो स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग जब आप सीटेट के लिए पैसेज सॉल्व करते हैं, या किसी क्वेश्चन का आंसर पैसेज से ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी तारीख को या किसी के नाम को या फिर किसी की जगह को आप पैसेज से ढूंढना चाहते हैं, तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें आप उसे नज़रअंदाज करते हैं, जो आपके काम की चीज़ें उस पर ध्यान से नज़र डालते हैं, तो इसी को स्कैनिंग कहते हैं। यानी कि किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करते हुए उसमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदही कर उस पर निगाह डालना, यही स्कैनिंग कहलाता है। अगला सवाल है कि अच्छी तहरीर दर्ज झेल अमल पर मुश्तमिल होती है। अच्छी जो तहरीर होती है उसमें क्या होता है, तो ख्यालात कलमबंद होते हैं, मसूदा तैयार होता है, एडिट उसमें किया जाता है, फिर उसका रिवीज़न यानी कि नज़रसानी किया जाता है, और आखिरी शक्ल फिर लास्ट में देती है। तो ये अमल होते हैं अच्छी तहरीर के, गुड राइटिंग के।
ठीक है। अगला सवाल है, ध्यान से देखेंगे। उस्ताद पढ़ने के तरीक़ों की तदरीस के दौरान आमोज़गारों की हौसला अफजाई करता है। यानी कि टीचिंग मेथड पढ़ाते वक्त बच्चा क्या करता है, शिक्षार्थियों को मोटिवेट करता है कि वो इशारों पर मबनी मतन के बारे में क्या साराई करें। यानी कि तस्वीरी तौज़ी उन्वानात या फिर ज़ैली उन्वानात वगैरह जो इशारों पर मबनी जो पैसेज होते हैं उन पर क्या करें, बच्चे गेस करें, क्या साराई करें। तो इस तरह वो तलबा की हौसला अफजाई कैसे कर रहा है, किस चीज़ में कर रहा है, मानी और मुतालिब अख़ज़ करने में, तलख़ीस करने में, तस्दीक करने में या फिर पेशन गोई में। तो अगर टीचर बच्चों को इशारों पर बेस्ड पैसेज के बारे में गेस करने के लिए कह रहा है तो इस तरह वो बच्चों को पेश गोई करने में, गेस करने में, ठीक है, प्रिडिक्शन करने में बच्चों की मदद कर रहा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। एक खुलासा लिखने के लिए 2 महारतें ज़रूरी हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। मतन अपने अल्फाज में दोबारा लिखना, मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना, या मतन के छोटे और बड़े नुकात की शनाख्त करना और मरकज़ी ख्याल यानी कि सेंट्रल आइडिया को समझना, हरफ रब्त का इस्तेमाल करना, सही इबारत लिखना, या फिर अल्फाज के बजाय इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना। तो एक खुलासा लिखने के लिए 2 महारतें ज़रूरी हैं और वो 2 महारतें कौन हैं? पहला है मतन के छोटे छोटे और बड़े बड़े जो पॉइंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना और फिर सेंट्रल आइडिया को समझना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इब्तदाई सतह पर पढ़ने की जांच को मुअस्सिर कैसे बनाया जा सकता है? एलिमेंट्री लेवल पर जो पढ़ने की जांच है, जो असेसमेंट है रीडिंग का, आप उसको इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन है कहानी, मवाद, वाक़यात और किरदार पर मबनी तहरीरी इम्तिहान से। तो बताइए, तहरीरी इम्तिहान से बच्चे का पढ़ने की जांच आप कर पाएंगे? नहीं। तहरीरी इम्तिहान से तो बच्चे की लिखने की जांच होगी, ठीक है। पढ़ने की जांच के लिए आप उससे बुलवाएंगे, कोई चीज़ पढ़वाएंगे, ठीक है, यानी कि आप ज़बानी इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो इब्तदाई सतह पर पढ़ने की जांच को मुअस्सिर बनाने के लिए ज़बानी इंटरव्यू लिया जाए जिससे ये मालूम हो कि उन्होंने कितना पढ़ा है। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी ऑप्शन पर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लिखने के दौरान तलबा को ज़ख़ीरे अल्फाज की कमी के सबब यानी कि वोकैबलरी की कमी के सबब अपने ख़यालात के इजहार में दुश्वारी होती है। बच्चा लिख रहा है और उसका वोकैबलरी पावर, शब्दकोश अच्छा नहीं है तो वो लिख नहीं पा रहा है, उसको दुश्वारी हो रही है। तो इसका हल क्या है? ठीक है, ऑप्शन है लिखने की मशक़ के लिए ख़ुसूसी क्लासें की जाएँ जिनमें वक्फे से लफ्ज़ों की इमला कराई जाए और मशक़ कराई जाए। दूसरा है तालिबे इल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए अल्फाज के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करे। तीसरा है तलबा की सलाहियत के लिहाज से मौजू तब्दील कराया जाए या फिर चंद अल्फाज और उनके मानी देकर उन्हें सीखने और इस्तेमाल करने को कहा जाए। तो अगर आपका वोकैबलरी पावर अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ेंगे और उस्ताद मुतालिया के दौरान आने वाले जो नए अल्फाज हैं उनके बारे में गैर रस्मी तौर पर, अनौपचारिक तौर पर पूछताछ करेगा। तो इस तरह से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानी का मुतालिया करेंगे और नए लफ्ज़ों के बारे में टीचर से डिस्कशन करेंगे तो इस तरह से आपका वोकैबलरी पावर अच्छा होता जाएगा और इस तरह से आप लिखने में जो दिक्कत और परेशानी आपको आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका हल होगा ज़ख़ीरे अल्फाज की कमी के सबब ख़यालात इजहार करने में दुश्वारी का, वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वसी मुताले का मतलब है, वसी मुताले का मतलब है मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। ठीक है, ये वसी मुतालिया होता है। मरकज़ी ख़याल को समझना ये तो आपका स्कीमिंग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ने को हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं।
ठीक है। पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानूस लफ्ज़ों का सामना होता है, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनको वो पहली बार देख रहा है, जिनको पहचानता नहीं है, तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो तहरीर को समझने के लिए क्या करें, ज़्यादा आसान तहरीरों का इंतखाब करें, लुगत देखें, मानी का अंदाज़ा करने के लिए सियाक़ो सबाक से मदद हासिल करें, यानी कि संदर्भ से, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो सोचें, या फिर उस्ताद या पड़ोसी से रब्ता करें। तो अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए आपको कोई मुश्किल अल्फाज आ गए आपकी किताब में, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। उस तहरीर को समझने के लिए आप क्या करेंगे, क्या उस मुश्किल लफ्ज़ की मानी लुगत में देखेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, वो जो लफ्ज़ आया है किस कंटेक्स्ट में आया है, आगे पीछे का जो आप ख़याल देखेंगे, संदर्भ देखेंगे, तो आपको उसके मानी कुछ हद तक समझ में आने लगेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभार कोई बच्चा अगर हमसे पूछ देता है कि कोई एक लफ्ज़ है, मान लो जो बच्चा पढ़ रहा है और कोई लफ्ज़ पूछ देता है उसका मानी बताओ, तो आपको नहीं आता है, तो आप कहते हैं अच्छा किताब दो, किताब में कहाँ लिखा है। जब आप किताब ले लेते हैं, किताब में वो लफ्ज़ देख लेते हैं और उसके आगे पीछे की लाइंस वगैरह पढ़ लेते हैं, आपको उसका कंटेक्स्ट पता हो जाता है, तो आप उसकी मीनिंग समझ जाते हैं कि हाँ इसकी मीनिंग तो ये होगी यहाँ पे। तो इसी तरह अगर नामानूस लफ्ज़ों का सामना बच्चों को हो, तो उस तहरीर को समझने के लिए, उस लफ्ज़ का मानी अंदाज़ा करने के लिए आप क्या करेंगे, सियाक़ो सबाक के मुताबिक, यानी कि कंटेक्स्ट के मुताबिक आप सोचेंगे, गेस करेंगे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आज 10 ही सवाल रहने देते हैं, ठीक है। 10 सवाल हमने आज डिस्कस किए, ठीक है। चूँकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई देखेगा नहीं, हमको भी देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और अहम सवालात आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप लोग हैदरी हिस्ट्री पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। बहुत धीरे धीरे हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, जितना मैं कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ उसके बदले आप लोग उतना प्यार मुझे नहीं दे रहे हैं। कैसे देंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों को रिकमेंड करेंगे, पकड़ पकड़ के बताएंगे जो भी बीएड बीटीसी वाला है कि उर्दू की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से करो, पहले 1-2 दिन कर लो, समझ में आए तो करना, वरना छोड़ देना। फ्री की तो चीज़ें हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती आपको बांध के तो यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों को आप रिकमेंड ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।